नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार और मैं इंडियन पॉलिटी सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। इसका ये दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। केवल 3 एक्ट पहले मेरा मतलब था कि मैं ये सब कुछ कवर कर सकूं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं कई बार ये तीनों एक्ट या बहुत सारे एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि आप पढ़ते भी हैं और भूलते भी हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे फिर बहुत ज़्यादा भूलेंगे, फिर आप बार बार उसको क्रॉस चेक करते रहेंगे, बार बार देखेंगे अरे इसमें तो ये हुआ, इसमें ये। क्यों ना आज ये समस्या दूर कर दी जाए थोड़ी सी। इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने महसूस की और उनके पीछे के कुछ कारण हैं। वो कारण कुछ ऐसे हैं कि आप टर्मिनोलॉजी समझते नहीं हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, जैसे कि जो कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर की, वो क्या है, इसके एक्ट आने के पीछे के कारण क्या थे। एक चीज, एक्ट आए तो उसमें क्या क्या क्लॉज थे, उस क्लॉज के क्या मीनिंग थे, क्या प्रभाव पड़ा उसका। और आप जब देखेंगे कि बहुत सी चीजें हैं जो आपस में मिली जुली हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सा पार्ट ऐसा है जो ये तय करता है कि कौन सा एक्ट कब आएगा। हिस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं, जो उस समय के समीकरण बन रहे हैं, आखिर उन्हीं से तो एक्ट आया। ऐसा तो हुआ नहीं कि रात में सो के उठे और सुबह बोला कि नहीं आज एक एक्ट दे देंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसे तो काम कर नहीं रही है। जो समस्याएं हैं उनको समझने के लिए, उनको दूर करने के लिए वो एक्ट लेके आ रही है। एक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन एक्ट का प्रभाव हमको देखने को मिलता है हमारे संविधान में। जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो पीछे ये सारे जितने एक्ट आए उसका उस पर प्रभाव रहा। डेवलपमेंट हुई उसी इन्हीं एक्ट के आधार से, और वो डेवलपमेंट अल्टीमेटली 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जाती है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा है कि बी आर अम्बेडकर जिसको स्वयं अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मुझे कोई इसमें दुख या शंका नहीं है कि मैंने बहुत सारा पार्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इनको इसलिए पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज है, जब आप आज पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो पेपर्स में जितना भी आपसे कुछ पूछा गया है या पूछा जाएगा, आप इसको उठा के इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। उसको आप, अगर आपके क्वेश्चन नहीं हो तो आप बताएं। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं जितना बताने वाला हूँ उससे सारी शंकाएं आज आपकी दूर हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जो एक्ट हैं, आप 3 तरीके के एक्ट पढ़ते हैं। मैं इसको इधर नोट डाउन कर देता हूं एक बार। आप 3 तरीके के एक्ट पढ़ते हैं। आप नाम सुनते हैं, एक चार्टर एक्ट, दूसरा पढ़ते हैं काउंसिल एक्ट, तीसरा पढ़ते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी जो पहले से पारित पारित किए गए। अब चार्टर एक्ट क्या है, काउंसिल एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, इनके 3 अलग अलग नाम हैं। और अलग अलग नाम होने के साथ साथ में इनके अलग अलग काम भी होंगे। जाहिर सी बात है, हम इसको अगर सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग कर दें दोनों को, तीनों को, तो हमको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हम ये एक्ट आखिर लाए क्यों। अगर चार्टर लाए तो लाए क्यों, अगर काउंसिल एक्ट आया तो किस बाबत आया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आया, तो किस बाबत आया। तो आप एक चीज देखें जरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। ये है चार्टर, चार्टर एक्ट, ठीक। दूसरा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। तीसरा है काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट, ठीक। अब इसको समझें। चार्टर एक्ट ऐसा है जो राजशाही द्वारा जारी किया जाएगा। पार्लियामेंट ही अपोज देगी, वहां पे राजशाही है ब्रिटेन में। वो पार्लियामेंट कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी शासन कर रही है, और कंपनी का जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए उसको और अधिकार देंगे यहाँ पे अपनी एक्टिविटी जारी रखने के लिए, अगर ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आ रहा है तो ये होता है चार्टर एक्ट। चार्टर ये सीधे सीधे लगभग कंपनी से ही रिलेटेड था। कुछ बहुत परिवर्तन किए जाते थे। कंपनी की कितनी व्यवस्था कब तक कायम रहेगी, जनरली ये 20 साल का टाइम पीरियड था। हम लोग दरअसल जब 1773 से लेके और बाद तक जब हम देखते हैं तो हमको केवल 4 चार्टर ऐसे नजर आते हैं जो चार्टर दरअसल थे। वो थे, एक तो 1793 का चार्टर है, दूसरी बात है 1813 का है, और 1833 का है, और 1853 का है। इसमें 20-20 साल में ये परिवर्तन किए गए कि 20-20 साल के लिए कंपनी के एक्टिविटी को जारी रखने का अधिकार दे दिया गया। अब जो 53 का चार्टर था, मैं उस पर चलो बाद में आता हूं, एक बार आप इसको ये बता दूं, ये चार्टर आपको समझ में आ गया। अब 53 का चलो बता ही देता हूं। 1853 का जो चार्टर है, इसके बाद कोई चार्टर क्यों नहीं आया, क्योंकि 1853 के चार्टर में ये लिख दिया गया साफ साफ कि अब आगे
कंपनी का जो एक्टिविटी है, जो उसकी समय सीमा है, वो अनिश्चितकालीन है। मतलब किसी भी टाइम पे अब कंपनी की जो समय सीमा है वो खत्म की जा सकती है, या अगले आने वाले दीर्घकालिक बहुत आगे के टाइम तक कंपनी अपनी एक्टिविटी जारी कर सकती है। ये चीजें साफ नहीं थी। इसके बाद में वो प्रथम क्रांति हुई भारत में, सैनिक क्रांति, और उसमें कंपनी के आगे मजबूरी आ गई और ब्रिटिश एम्पायर के सामने ये मजबूरी आ गई कि उनको इसको एबॉलिश करना पड़ा इस टाइम पीरियड को, और सत्ता सीधे चली गई हाथ में क्राउन के सीधे हाथ में। अभी तक उनका मानना ऐसा था कि ब्रिटिश जो कंपनी है ये यहाँ पे शासन कर रही है। दरअसल ऐसा था नहीं। क्यों नहीं था, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज हालांकि इसमें एक और है, काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट क्या है? जब काउंसिल में परिवर्तन करना था, उनकी संख्या बढ़ानी थी, तो आया काउंसिल एक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा था कि जब बहुत दूरगामी चीजें देखनी थी, बहुत दूरगामी व्यवस्था मैनेज करनी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए। ये सारे एक्ट कहाँ पारित हो रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखें। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो रहे हैं। ये यहाँ नहीं पारित हो रहे हैं। ये यहाँ गवर्नर नहीं बना रहा है, या गवर्नर जनरल नहीं बना रहा है, या वायसराय भी नहीं बना रहा है। ये सारे सब वहीं पारित हो रहे हैं। एक चीज, अब अगर आपको आगे समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी काम कैसे कर रही है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी में आप फंस जाते हैं। आप रट तो लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है एक, और कंपनी के क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे गवर्नर जनरल है, या गवर्नर है, या उसकी काउंसिल है। तो इन टर्मिनोलॉजी को जरा धीरे से हम लोग समझ लें एक बार आसानी से, तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ। तो सबसे पहले आप ये चीज देखें कि यहाँ पे जो कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के अपने शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर एक चुनाव करते हैं, चुनाव से बनते हैं। उन चुनाव में जो शेयर होल्डर अपना वोट देंगे, उनसे बनेंगे जाके आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पिछली वीडियो में मैंने गलती कर दी थी, वहां पे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे भारत में प्राइवेट कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, बट वहां की सही टर्मिनोलॉजी जो है वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव हो रहा है शेयर होल्डर के द्वारा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल 24 ऐसे लोग हैं, 24 ऐसे लोग हैं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, जो कंपनी को गवर्न कर रहे हैं। ये कहाँ गवर्न कर रहे हैं? ये पूरी भारत की कंपनी को गवर्न कर रहे हैं। एक चीज, इनका चुनाव हो रहा है शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, शेयर होल्डर्स के द्वारा। इतनी चीज आप समझ गए। यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसियां उस समय, प्रेसिडेंसियां और भी थी, 3 प्रेसिडेंसियां उस समय काम कर रही हैं। जो एक है बंगाल, जो पॉलिटिकल एक सेंटर है ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पे। दूसरी एक प्रेसिडेंसी है जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी प्रेसिडेंसी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब आप जब आगे बढ़ें, उससे पहले आप एक चीज समझ लें कि हिस्ट्री क्या रही है रेगुलेटिंग एक्ट आने की। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आना ऐसा नहीं था कि रात में उठे और सुबह रेगुलेटिंग एक्ट दे दिया कि जाइए आप, आज से मैंने रेगुलेटिंग एक्ट कर दिया। सबसे पहले इसके नाम पे आ जाएं हम लोग। तो नाम पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको पता चलेगा रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग मतलब कोई चीज रेगुलेट की जा रही है। क्या चीज रेगुलेट की जा रही है? तो कंपनी की एक्टिविटी को रेगुलेट किया गया इसके द्वारा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया उसके द्वारा ब्रिटिशर्स जो राजशाही है वहां पे, वो इसको कंट्रोल करने का पहला प्रयास कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी के काम और काज पे, जो कामकाज यहाँ पे कंपनी कर रही है, उस पे पहला नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास राजशाही द्वारा किया गया। इसलिए आया ये रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे के कुछ कारण हैं। वो कारण क्या हैं? अगर उन कारण को आप नहीं समझते हैं तो ये समझने में परेशानी होगी कि दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। मैं चलो यहाँ से अगर यहाँ पे जगह साफ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार मैंने इसको उठाया और ये आया। तो उसके पीछे के बैकग्राउंड के कारण हैं कुछ कुछ कहानी मैंने पिछले वीडियो में बताई है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बहुत अच्छी कहानी है, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा दरअसल हमको क्यों पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट, या इतने सारे एक्ट क्यों पढ़ने हैं मुझे। तो उस कहानी को आप देख लें जाके, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके पीछे के कुछ कारण हैं, उन कारण को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ। एक तो देखिए, कंपनी मिस गवर्नेंस का शिकार है। मिस गवर्नेंस का शिकार है क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर कोई है ही नहीं जो ठीक से काम कर सके। एक चीज। दूसरी चीज है कि कंपनी में बहुत प्राइवेट ट्रेडर्स घुस गए हैं, जो उसके अधिकारी भी हैं, जो कंपनी का फायदा कराने के साथ साथ में
अपना फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं और प्राइवेट ट्रेड से बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो कंपनी कैसे काम करेगी उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हो गया दिवालियापन। और दिवालियापन जब कंपनी के सामने आया, तो कंपनी चली गई ब्रिटिश एम्पायर के पास में। ये 1772 की कहानी है। मैंने पिछले वीडियो में एक और गलती की थी कि वहाँ पे मैंने जो लोन माँगा गया, वहाँ पे जो कंपनी है उसने लोन माँगा ब्रिटिश एम्पायर से वहाँ पे कि आप एक काम करें कि मुझे 1 मिलियन पाउंड का लोन दे दें। मैंने वहाँ पे बोल दिया गलती से, स्लिप ऑफ टंग है, 1 लाख पाउंड। तो उसको भूल जाएँ आप, इसको याद रखें। तो 1 मिलियन पाउंड का लोन माँगा। इस लोन माँगने में नज़र में आया ब्रिटिश एम्पायर के, वहाँ राजशाही के, कि कुछ तो समस्या चल रही है। जब इतना कंक्रीट तरीके से यहाँ पे लड़ाइयाँ जीती जा रही हैं, सब कुछ समस्या है, सब कुछ ठीक-ठाक है और फिर ये समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, तो समस्या है। इस पे जब मतलब ये भी एक कारण ऐसा रहा जो रेगुलेटिंग एक्ट आने का मुद्दा बना। तीसरा चीज़ है भयंकर करप्शन। कंपनी के अंदर जो अधिकारी हैं वो बहुत करप्ट हैं, वो ठीक से काम कर नहीं रहे हैं। करप्शन के कारण व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। और चौथी चीज़ है डायरकी। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायरकी कहाँ से आई। जब बक्सर का युद्ध जीता रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, और इसके साथ में जो भारत का शासक था उससे इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली और नजमुद्दौला को बंगाल का बना दिया गया नवाब। अल्पायु था और उसको जब बनाया गया नवाब, तो नवाब बनने के साथ ही उससे कुछ जो निजामत के कार्य थे, देखिए 2 कार्य होते हैं, एक होती है दीवानी, एक होती है निजामत। दीवानी के कार्य अंग्रेजों ने पहले ही ले लिए हैं भारत के सम्राट से। भारत के जो उस समय पूरा शाह आलम सेकंड है, जो पूरी इंडिया को एक रिप्रेजेंट करता है मुगल्स की ओर से। दूसरी तरफ निजामत के कार्य होते हैं पुलिसिंग, शांति व्यवस्था बनाए रखना और फौजदारी न्याय। रेवेन्यू उनको अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। इसके बाद में निजामत के जो कार्य हैं वो नजमुद्दौला से ले लिए। वहां पे अपना एक पपेट एक और तैयार कर दिया रजा खान को कि आप अब ये जाके निजामत के काम भी देखेंगे। काम हो रहा है किसके नाम पे? बंगाल के नवाब के नाम पे। लेकिन काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है इसको? तो वो कर रहा है अंग्रेजों का ही एक मतलब आदमी है, रजा खान। वो वहां पे जाके निजामत का भी काम कर रहा है। तो दोनों चीजें अंग्रेजों के हाथ में हैं। और इस डायरकी ने समस्या खड़ी कर दी। वहां के लोगों का जीवन यापन बहुत गंभीर हो गया, क्योंकि रेवेन्यू सब सारा पैसा जो है वो है अंग्रेजों के हाथ में, दीवानी तीनों जगह की उनके हाथ में है, और काम करने को दे दिया गया नवाब को कि आप जाओ, आप काम करो। नवाब के हाथ में पैसा है नहीं, पैसा है नहीं तो काम कैसे करेगा, पुलिसिंग कैसे करेगा, फौजदारी न्याय कैसे स्थापित होगा, वहां पे शांति व्यवस्था कैसे स्थापित होगी, और भी चीजें हैं। वो मतलब उसके हाथ बंधे हुए हैं। इसने बहुत बड़ी समस्या खड़ी की। तो ये सब पीछे के मुद्दे रहे जो रेगुलेटिंग एक्ट को जिसने जन्म दिया। अब 2-3 चीजें हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, जैसे कि एक चीज और भी है, जब आप एक्ट पढ़ें तो एक्ट की आप हायरार्की याद रखें, मतलब ऑर्डर याद रखें। इसके बाद ये आया। जब आप हिस्ट्री में आएंगे या पॉलिटी में आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको मैच कराने को दे देंगे या ऑर्डर में लगाने को दे देंगे। मतलब कुछ चीजें समझने से पहले उनका एक ऑर्डर याद करना है। जैसे कि ये सब लिखा हुआ, हालांकि इनमें सब में डेट पड़ी हुई है, आपको वैसे भी डेट से याद रखना होता है, यहाँ पे नहीं, लेकिन कई सारी जगह पे ऐसा करने को आपको मिलेगा। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। अब मैं आ जाता हूँ स्लाइड नंबर इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीजें नोट डाउन कर रखी हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उन चीजों को समझने से पहले आप एक बार इसको स्लाइड को देख लें। कुछ मैंने नोटिंग भी की है, जैसे यूपी पीसीएस 2010 में आया, 2010 में ही आया। तो आप कब तक पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, या कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय कब बनेगा? ये सब बहुत बकवास चीज़ें हैं। जमाने में पूछी जाती थी किसी समय 20 साल पहले, छोटे छोटे एग्जाम में कभी एक सस्ते पेपर में डाल देंगे, या बहुत ही जब उन्हें खराब क्वेश्चन बनाना होगा जो सब कर लें तो वो डालेंगे। आप अब इससे बाहर निकलें। तो अब कंपनी का स्ट्रक्चर हम लोग समझ रहे हैं। 3 जगह पे प्रेसिडेंसी है, 3 जगह पे वहाँ के गवर्नर हैं, और वो गवर्नर अपना अपना काम कर रहे हैं। वो जो प्रेसिडेंसियां हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, कोई प्रॉपर ठीक ठाक कनेक्शन नहीं है। जब लड़ाइयाँ लड़नी है तो एक दूसरे से मदद मांग लेते हैं, नहीं लड़नी है तो अपना स्वायत्तता से काम कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। अब आप एक चीज़ देखते हैं कि पढ़ते रहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके पीछे के रीजन की तरफ आप जाएं। आप
कैसे याद रख पाएंगे आप? याद तो रट तो लिया है आपने सालों पढ़ के, लेकिन इसको कैसे समझ में आएगा आपको गवर्नर जनरल बनाने का रीजन क्या था? तो ये प्री कम मेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये चीजें बता रहा हूँ तो आप मेंस में जब आप कोई आंसर लिखने जाएंगे तो बहुत आप आसानी से उसको कर सकेंगे। तो गवर्नर जनरल बनाने के पीछे के दो रीजन थे। एक तो बंगाल के गवर्नर की पावर बहुत बढ़ानी थी ओवर किसके ऊपर? मद्रास और बंबई के शासकों के ऊपर। अब पावर कैसे बढ़ानी थी? तो उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। कुछ शक्तियां यहां से खींच ली जो मद्रास और बंबई की थी और वो पकड़ा दी बंगाल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, भारत के अंदर जब तीन इकाइयां अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जब काम कर रही हैं तो किसी का मतलब कि किसी के ऊपर कोई है नहीं, अपनी स्वायत्तता से काम कर रहे हैं और उसमें कंपनी नुकसान उठा रही है। कोई तो गवर्न करने के लिए ठीक से चाहिए। तो बेसिकली आप देखेंगे, बहुत जब ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे रीजन अलग था। करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो कंपनी है वो फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर सके। अब ये फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी मतलब अफ्रीका के साथ नहीं है। फॉरेन उन लोगों को यहाँ पे बोला गया जो ब्रिटिश एम्पायर से बाहर के लोग हैं। जैसे कि इलाहाबाद में कोई शासक है, जैसे कि जूनागढ़ में कोई शासक है, जैसे कि मालवा में कोई शासक है, जैसे कि मान लीजिए कश्मीर में कोई शासक है, जैसे पंजाब में कोई शासक है। इस तरीके से इनको इन फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए और सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत यहीं से होती है। इतना सेंट्रलाइज अभी नहीं किया जाएगा। जब आप 1833 के एक्ट में पढ़ेंगे जाके, 1833 के चार्टर में जब आप पढ़ेंगे जाके, तो आपको वहां सेंट्रलाइजेशन का चरम मिलता है, जहां पे बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, उसको सुप्रीम पावर दे दी गई। अब वो सब कुछ मेंटेन करेगा। लेकिन फिलहाल पे अभी यहाँ पे थोड़ी सी पावर दी गई है, बहुत इतनी पावर नहीं दी गई है, क्योंकि चीजें मेंटेन होने के लिए, जैसे आप लड़ाइयां लड़ने जा रहे हैं वहां पे मेंटेन हो पाए, कोई सेंट्रल पावर हो, कोई सेंट्रल ऊपर बैठा हो जो मॉनिटर कर सके। अपनी स्वायत्तता से कहीं भी लड़ने मत लगो, किसी से भी लड़ाई मत करो। कुछ चीजें अब जैसे कि कहीं अगर लड़ाई करने गई मद्रास की, आपकी क्या बोलते हैं, मद्रास की प्रेसिडेंसी, मद्रास का गवर्नर कहीं लड़ाई लड़ने गया तो उसको बताना जरूरी हो गया बंगाल के गवर्नर जनरल को कि हम यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, और वो वहां से वो गाइड करेगा, हाँ आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है, या लड़ना है तो कौन सी सेना कहाँ से जाएगी, या इनसे रिलेशंस कैसे बनाएंगे, कोई संधियां की गई, कोई ट्रिटी की गई, तो उसमें उसका दखल होगा। आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब जब मराठा के साथ में जब अंग्रेजों की लड़ाई देखेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, तो वहां पे दखल देती है। आप देखेंगे कि वहां पे जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो वहाँ पे अपना वहाँ पे दखल देता है और नई नई ट्रिटियां साइन होती हैं। हालांकि कई बार नहीं भी मानती है उसको बम्बई की प्रेसिडेंसी। तो ये सब चीजें थी, इसलिए ये बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आप ये कभी भूलेंगे नहीं, और अगर कभी लिखने को भी आएगा मेंस में तो बहुत आप आराम से लिख सकेंगे। कुछ टाइम ज्यादा ले लूंगा मैं, लेकिन उसकी चिंता मत करिए। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप 10 बार पढ़ने से बचेंगे। एक चीज, अब जो गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल भी बनाई गई, जिसको आप बोल सकते हैं प्रशासक मंडल हिंदी में बोला जाता है, या कार्यकारी परिषद भी बोल दिया जाता है। लेकिन वो है मतलब एक काउंसिल है, और उस काउंसिल के साथ में जब गवर्नर जनरल का जब नाम लेते हैं तो उसको सीधे सीधे एक वर्ड में, मतलब एक स्टेटमेंट में ऐसे बोलेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। वो कितने लोग हैं? वो 4 लोग हैं। हालांकि इन 4 लोगों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कभी एग्जाम में पूछा गया, लेकिन आप इन 4 लोगों का नाम मैं लिख देता हूं। आप यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं लिख देता हूं, ये शायद पूछे जा सकते हैं। तो ये है फिलिप फ्रांसिस, फिलिप, अरे याद रख लो, मेरी आवाज तो आ ही रही है। फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, क्लेवरिंग, बारवेल और मानसन। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिए कि जो फिलिप फ्रांसिस है, समझे, वो मानसून के टाइम पे सबसे नीचे वाले नाम पे आ जाए। वो मानसून के टाइम पे बहुत ही क्लेवर तरीके से उसने एक बोरवेल खोदा। ठीक, बहुत इसमें मेहनत नहीं, बहुत सारी ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप फैक्चुअल चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो आपको ऐसा भी करना पड़ेगा। तो ऐसे आप याद कर लें, ऐसा छोटा सा अपना कुछ भी बना लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिप फ्रांसिस, मानसन और बारवेल और क्लेवरिंग, ये 4 नाम अब याद रखें, हो सकता कभी पूछ दिया जाए। अभी तक पूछा मेरे हिसाब से नहीं गया है। अब ये जो 4 लोग इन्होंने बना दिए,
और इस जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यानी भारत में बंगाल में पहला जो गवर्नर जनरल बना वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग का इतिहास कुछ ऐसा है कि वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल का गवर्नर बनता है। इससे पहले ये एक क्लर्क हुआ करता था, एक क्लरिकल पोस्ट पे था। 1750 में ये इसका जन्म हुआ यहीं पे भारत में हुआ नहीं पता, बट एज ए क्लर्क ये 1700 नहीं हुआ होगा। 1772 में ये बंगाल का गवर्नर बनता है। 1750 में एक क्लरिकल पोस्ट पे अपॉइंट हुआ कंपनी के अंदर, वहां से ये यहाँ तक पहुंचा। ये जब 1772 में आया तो इसने दो चीजें देखिए खत्म कर दी। एक तो जो डायरकी है जो क्लाइव लेके आया उसको इसने बिल्कुल हटा दिया, और उसकी जगह पे एक और व्यवस्था आई कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में दो अदालतें बनेंगी, एक फौजदारी अदालत होगी, एक दीवानी अदालत होगी। जब मैं हिस्ट्री में पहुंचूंगा तो बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा ये कैसे कैसे काम कर रही थी। दूसरी चीज आती है, मैंने ये जैसे पॉइंट आपको कवर कर लिया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल ऐसे इसके अधीन हो गए, ये चीज आप समझ गए। तीसरी चीज आप एक और रटते रहते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। वो सर्वोच्च न्यायालय जो था उसका उसमें 3 मेंबर थे और एक उसका प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे है सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हैं, बचपन के मित्र थे वारेन हेस्टिंग के, बहुत अच्छी इन दोनों में बनती थी। 3 नाम और आप रटते ही रहते हैं, चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये 3 नाम आप याद रखना, चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये पूछा गया 2010 में, कई बार पूछा गया है, पीसीएस में, प्रीलिम्स में पूछ लिया गया होगा। तीसरी चीज है, और जो कंपनी इसने जो रेगुलेट करने में अगले क्रम में इसमें क्या करती है कि कंपनी निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत पे प्रतिबंध लगा देती है। जो निजी व्यापार लोग अधिकारी कर रहे हैं, खूब माल कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, ये सब इसने खत्म कर दिया। तीसरी और आगे की चीज है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में देखिए एक बदलाव हो रहा है। वो बदलाव क्या है कि समस्त खामियों की जड़ ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं। कई बार आप देखेंगे ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनका चुनाव हर साल होता है, हर साल ये बनते हैं। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया। बदलाव ये किया गया कि जो ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये 24 की 24 ही बने रहेंगे। अब इसके जो शेयर होल्डर जो इनका चुनाव करते हैं, जो चुनाव करके 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कराते हैं, हर वर्ष ये चुनाव करते हैं, इसमें जैसे राज्यसभा का सिस्टम है भारत में, ठीक ऐसे ही ये सिस्टम यहाँ पे लाया गया। उसमें यह हुआ कि 1/4 मेंबर जो हैं, 1/4 मेंबर जो हैं, इनका यानी 1/4 मतलब होगा 6, यानी 6 मेंबर हर साल हटेंगे और 6 मेंबर का हर साल चुनाव होगा, ये चीज। और जो शेयर होल्डर थे, मैं पिछले की एक और कहानी बता दूं, शेयर होल्डर थे पहले ये बहुत अच्छा। करप्शन क्या था? करप्शन ये था कि जो शेयर होल्डर थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स बनते थे, वो शेयर होल्डर्स को खरीद लेते थे, उनको पैसा देते थे और खुद डायरेक्टर्स बन जाते थे, उनका चुनाव हो जाता था, फिर कंपनी के अंदर आ जाते थे, वो बहुत पैसा कमाते थे, फिर निकल जाते थे। ऐसे ही इस सिस्टम ने कंपनी को लगभग दिवालिया ही कर दिया था। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई कि केवल छह लोग हर साल निकलेंगे, 6 का हर साल चुनाव होगा। दूसरी चीज, जो शेयर होल्डर हैं वो अब 500 पाउंड वाले, 500 पाउंड का जिनका शेयर है वो वाले शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे। अब जिनका 1000 पाउंड का जिसका शेयर होगा वो लोग अब चुनाव करेंगे। हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है, लेकिन आप चीजें विस्तार से अगर समझेंगे तभी वो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीजें थी कंपनी के जो, और जो कंपनी क्योंकि दिवालिया हो गई, कंपनी को लोन भी दिया गया, और कंपनी को लोन देने के साथ साथ ही इस एक्ट में एक चीज और भी हुई कि जो कंपनी के अधिकारी थे और यहाँ के जो वर्कर्स थे, उनके वेजेस बढ़ा दिए, उनको पैसा ज्यादा मिलने लगा क्योंकि ये खुशी से अपना काम कर पाए। ये सब चीजें चलती रहीं। और कंपनी, क्योंकि ये पहला प्रयास है, आप एक चीज में इसमें और भी देखें, क्योंकि ये पहला प्रयास है ब्रिटिश एम्पायर का कंपनी को रेगुलेट करने का, कंपनी को अपने थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लेने का, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब आप जो सिविल मामले हों या यहाँ के डिफेंस मामले हों या यहाँ के राजस्व मामले हों, ये आपको बताने पड़ेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता देता हूँ। सिविल, डिफेंस
और रेवेन्यू, ये 3 मामले आपको आपको पार्लियामेंट को बताने पड़ेंगे, आपको राजशाही को बताने पड़ेंगे, और या फिर आप हिंदी में बोलें तो बोलेंगे इसको नागरिक, गैर नागरिक, शायद गैर नागरिक, या और राजस्व मामले, ये सारे आपको बताने पड़ेंगे। जिससे अब देखिए, बहुत हंसी की बात है, मुझे ऐसे याद आती है कि यहाँ पे 1773 में ब्रिटिशर्स की जो वहाँ राजशाही है, वहाँ की जो संसद है, उसका इम्पैक्ट यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक वो गवर्न कर रही है चीजें। लेकिन जब 1857 में जब भारत की क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें एक बहुत खराब सा एक्सक्यूज दिया गया। उस खराब से एक्सक्यूज में ये बोला गया कि अभी तक जो था कंपनी का शासन था, क्योंकि आप जब ये एक्ट पढ़ते हैं तो इनको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आप इन एक्ट को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ये एक्ट है, चार्टर है, इनको आप 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट ये है कि आप कहते हैं कि कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन अधीन क्या क्या परिवर्तन हुआ, और इसके कंपनी के अधीन का टाइम है 1773 से जब रेगुलेटिंग एक्ट आया से लेके 1858 तक, ये शासन है कंपनी के अधीन। इस वाले शासन में बोला गया ये क्राउन के अधीन होगा, अंडर द क्राउन यहाँ पे काम चलेगा। तो ये आया जब 1857 में क्रांति हो गई, यानी 1858 से लेके 1947 तक। ये बहुत खराब एक्सक्यूज दिया गया कि ये अब क्राउन के अधीन है। अब ब्रिटिश एम्पायर जो है यहाँ पे जो काम कर रहा है, वो सीधे तरीके से क्राउन के अंडर कर रहा है। वहां पे अब कंपनी नहीं है। अब इन्होंने बोला कि अब हम कंपनी हटा रहे हैं 1858 में आके, और अब जो इसको गवर्न करेगी वो सीधे ब्रिटिशर्स करेंगे, वहां के पार्लियामेंट से होगा, वहां के शासन से होगा, वहां की राजशाही से होगा। लेकिन क्या हंसी नहीं आती है, जब 1773 में आपकी एंट्री सीधे हो ही गई थी, तो ये सब नौटंकी फैलाने की क्या जरूरत थी? विक्टोरिया ऐसी सब बातें क्यों कर रही थी 1858 में? ये ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। कुछ ड्रॉबैक्स कुछ ऐसे हैं कि जो यहाँ पे बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसमें एक प्रेसिडेंट था और 3 अन्य मेंबर थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो प्रशासक मंडल है, जो 4 लोगों का बनाया गया है, उसमें लड़ाइयां हो रही हैं। वो लड़ाइयां किस बात को लेके हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे अभी तक रेखांकित नहीं किए गए। अभी तक उनको बताया नहीं गया है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा ये रहेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल का दायरा ये रहेगा। अब आप जब 1781 में जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे तो उसका आधार बनेगा ये, इस क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और काउंसिल के बीच में, एक सेटलमेंट हुआ है। इस सेटलमेंट का आधार बना एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। अब इसकी इसमें समस्या ये थी, आप इसको देखें कि जो कंपनी के जो अधिकारी थे, बहुत सारे जो लोग थे, ये बहुत सारे सब काम करते रहते थे, और सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता का जो है, ये इसमें दखल देता था, बार बार ये दखल देता था। जब ये दखल देता था तो एक तो प्रेशर आ रहा है काउंसिल के ऊपर से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर से, इनके ऊपर, और दूसरा प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर से, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से। अब ये जो प्रेशर है वो कैसे मैनेज हो, ये यहाँ पे जाके फेल हो गया। दूसरी चीज और थी, बहुत सारे कारण हैं कि जो गवर्नर जनरल है उसको जो 4 मेंबर दिए गए हैं काम करने के लिए, 5वां गवर्नर जनरल, 4 मेंबर उसकी एग्जीक्यूटिव ऑफिस में है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें है। और ये 4 मेंबर को बोला गया कि कोई भी निर्णय होगा, कोई भी निर्णय होगा, वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगा, काउंसिल होगी, उसमें बहुमत के आधार से होगा। मतलब अगर 2-2 एक साथ रहते हैं, मतलब एक तरफ 2 हो गए, एक तरफ 2 हो गए, तो गवर्नर जनरल अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, अपने फैसले को बदल सकता है। लेकिन अगर 3 लोग एक साथ हो गए, अगर 3 लोग एक साथ हो गए, तो गवर्नर जनरल की आवश्यकता ही खत्म हो गई। गवर्नर जनरल को बाईपास कर दिया एक चीज। तो गवर्नर जनरल यहाँ, एक तो देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ ये काउंसिल ठीक से काम नहीं, ये बहुत थका हारा वारेन हेस्टिंग महसूस करेगा।
इसी में एक मामला और आता है नंद कुमार का। नंद कुमार एक दीवान हुआ करता था, उसको फांसी दे दी गई, जिसको न्यायिक हत्या बताया गया। नंद कुमार की कहानी कभी मैं और डिस्कस कर लूंगा। और ये नंद कुमार ने दरअसल शिकायत कर दी काउंसिल में कि ये बहुत करप्ट है इंसान, वारेन हेस्टिंग, बहुत पैसा इसने यहाँ से लिया वहां से लिया, बहुत पैसा कमाया। तो वीटो वाली चीजें हैं, वीटो इसको दिया नहीं गया, ये सब एक कारण बने ना होने के, इसके फेल होने के। 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरा आशय है कि आप इनसे कोई भी सवाल करें जाके, कोई भी क्वेश्चन करें जाके, आपसे बहुत आराम से होगी, क्योंकि आपने टर्मिनोलॉजी समझ ली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, पीछे आने के कारण क्या थे, आगे उसके प्रभाव क्या हुए, ये सब चीज़ें देख ली। मैं अब आ रहा हूँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट की तरफ। हमने भी देखा कि क्या समस्याएं थी रेगुलेटरी एक्ट में, और उन समस्याओं के साथ में एक एक्ट आना मजबूरी हो गई थी, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित हुआ। दरअसल ये एक्ट वक्त कुछ नहीं था, जो छोटी छोटी समस्याएं थी सर्वोच्च न्यायालय के बीच में, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता का है, आप इसको सर्वोच्च न्यायालय वो बिल्कुल मत समझ लेना जो आज के दिन है। वो 35 के एक्ट से आया। वो भारत के संविधान में जब डाला गया तो वहां पे डालने का उसके पीछे रीजन जो था वो 1935 का एक्ट था, जहां पे एस्टेब्लिश किया गया था उसको। अब ये वाला दूसरा है। मैं इतनी बात बस बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का रीजन क्या था हम लोगों ने देख लिया। वीटो पावर है नहीं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में। दूसरी चीज है कि वीटो पावर ना होने के साथ साथ में क्षेत्राधिकार बटे हुए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दखल दे रहा है काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो काउंसिल है उसमें, उसके काम में। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रेवेन्यू की चीज़ें हैं, जो रेवेन्यू कंपनी संभालती है उसमें भी दखल दे रहा है। जो वहाँ के अधिकारी हैं उनमें वो दखल दे रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनमें। इसको बदलने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के देखिए, मैं अगली साइड पे आपको ले चलता हूँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे ही। हाँ, तो यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट मैंने छोटे छोटे से लिख रखे हैं। उसमें लिखा हुआ पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी। अब ये कैसे बरी हुई, किन चीजों के लिए बरी थी? सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार था इसको अब प्रिसाइज किया गया, बताया गया कि आपका ये काम है। अब ये कैसे बरी हुई? जैसे आज के दिन आप देखें कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यहाँ पे कोई मंत्री, कोई संसद सदस्य अगर अपना कोई वक्तव्य देता है और वो वक्तव्य अनलॉफुल भी होता है, तो उसको संसदीय कार्यवाही जो होती है उसके अगेंस्ट उस पे काम की उस पे संज्ञान लिया जाएगा उसका, ना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल देगी। आज भी भारत में ही हो गया। सेम चीज ये हुई, कंपनी से रिलेटेड जितने भी काम हैं अगर उनको करते वक्त गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल अगर कोई फैसला लेती है, अगर कोई नियम बनाती है, अगर कोई काम करती है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता की दखलंदाजी नहीं होगी। एक चीज। दूसरी चीज है, इसमें लिखा है राजस्व और उसके वसूली के मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राजस्व की चीजों में, रेवेन्यू में भी अपनी दखल देने लगा। दखल देने के साथ में कंपनी को समस्याएं आने लगी। वो समस्याएं इस तरीके की हैं कि जो एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका उद्देश्य ही है कि पैसा कमाओ, राज करो, अभी प्रॉपर राज भी नहीं हो रहा है, पैसा कमाने का सीधा उद्देश्य है जिसका, वो एक न्याय प्रक्रिया के अंदर आकर उसमें दखलंदाजी बर्दाश्त करे, ऐसा ठीक नहीं था कंपनी के लिए। इसलिए इसका विरोध किया गया। दरअसल कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो शिकायत करने लगी थी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। कहाँ पे? तो पार्लियामेंट में शिकायतें जाने लगी कि ये हमें बार बार बहुत परेशान कर रहे हैं, ये हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारा काम ठीक से हो नहीं रहा है। और इसको बचने के लिए इसीलिए इसको राजस्व जो था, रेवेन्यू जो थी और उसकी वसूली के मामले जो थे वो बाहर कर दिए गए। तीसरा पॉइंट आता है धार्मिक मामलों में निजी कानूनों के हिसाब से दंड। अब ये क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो
हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं। बेसिकली दो ही कम्युनिटी यहाँ पे थी जो नेटिव थी, बाकी तो एंग्लो इंडियन भी थे और इसके एंग्लो इंडियन होने के साथ में यूरोपियन भी थे। लेकिन जो भी ये धार्मिक मामले हैं, इनमें क्या होगा कि यहाँ के जो निजी कानून होते हैं, जो पर्सनल लॉज होते हैं, उनके हिसाब से दंड दिया जाएगा। आज के दिन आप बहुत चर्चा में मामला है कि वन नेशन और एक शासन होना चाहिए और उसका एक कानून होना चाहिए। आर्टिकल 44 45 ये सब बातें चलती रहती हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि जो पर्सनल कानून है उनके हिसाब से दंड दिया जाएगा और इस पे नियम बनाने का जो अधिकार है, नियम बनाने के अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए, नहीं गवर्नर जनरल की काउंसिल को दे दिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल को। जब मैं गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही समझे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। वो 1833 के एक्ट में आएगा और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनेगा। अभी यहाँ वारेन हेस्टिंग की ही बात हो रही है। वारेन हेस्टिंग अभी फिलहाल यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है। और क्या है कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, जो स्टेट में न्यायालय है, उनकी जो अपील होती थी वहां से आके, वो पहले जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे जो पावर थी कंपनी की वो तो खत्म हो रही है, वो तो कम हो रही है। उस पावर को बनाए रखने के लिए एक काम किया गया कि जो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। अच्छा, एक चीज और है गवर्नर जनरल की, इसी में मैं एक चीज और ऐड कर दूं, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको प्रांतीय न्यायालयों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो बनाने का अधिकार दिया गया। भारत में आज ऐसा नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ही नियम बनाता है। अन्य कैसे मतलब कैसे कैसे क्या क्या होगा, संविधान के अतिरिक्त, संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज है उसके अतिरिक्त अगर कोई नियम बनाए जाएंगे, कोई लॉज बनाए जाएंगे छोटे छोटे, तो वो न्यायपालिका अपने तरीके से काम करेगी। स्वायत्तता है यहाँ पे, स्वतंत्रता है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। यहाँ पे ये व्यवस्था पहले थोड़ी सी आई, लेकिन यहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसके कुछ और नाम भी हैं, हो सकता है कि आपको नाम पूछ लिया जाए। हर बार आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ते रहें, इतना सब पढ़ते रहें और उसके बाद नाम कुछ और फेंक दिया जाए वहां पे। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको लिख दूं। इसको एक तो बोलते हैं अमेंडमेंडिंग एक्ट 1781। दूसरा इसका नाम है डिक्लेरेटरी, नहीं आ रहा क्या, डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। तीसरा हिंदी में भी अगर लिखा आ जाए, बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट हिंदी में बंदोबस्त। ओके, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, अमेंडमेंडिंग एक्ट हो गया, डिक्लेरेटरी एक्ट हो गया, ये सारे एक ही नाम है। अब हुआ, ये छोटा सा एक्ट था, मतलब ये कोई स्पेशल नहीं आया था। केवल दो पावर्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, न्यायपालिका है और एक कार्यपालिका है, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए आया। इसका कोई बहुत दूरगामी लक्ष्य नहीं था कि शासन कैसे करना है और क्या होने वाला है। बस केवल इतना था, सेपरेट पावर्स हैं, इनको पावर्स को केवल अलग अलग करने के लिए ये चीजें आई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगली वाली स्लाइड पे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग देखते हैं एक बार, फिर हम चर्चा करेंगे आगे उसकी। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लें कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके रीजंस क्या हुए। तो बीच में हमने जो देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वो छोटा सा सेटलमेंट था केवल, और कुछ भी नहीं था, बहुत कोई बड़ा ऐसा एक्ट नहीं था। एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में दरअसल जो एक प्रॉपर एक्ट आया वो था पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स कौन है, तो विलियम पिट्स वहां के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, और वो एक एक्ट लेके आए। एक्ट क्यों लाया गया, इसके पीछे के कारण है। एक तो सबसे पहला कारण है कि खामियां क्या थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी खामियां क्या थी, उस खामियों को कम करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब वो खामियां हैं क्या, उन खामियों को अगर आप ध्यान से देखें, नजर डालें, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो ब्रिटिश एम्पायर ये देख रहा है भारत में कि कंपनी अपनी तरीके से राज कर रही है, अपनी तरीके से सब कुछ कर रही है। हमने जो एक चैनल बनाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये बोला है कि आप मुझे रेवेन्यू क्या क्या आ रहा है वो बताएं, मुझे डिफेंस में क्या क्या आपके पास, मिलिट्री क्या क्या है, क्या क्या आप कर रहे हैं, कौन सा युद्ध कर रहे हैं, वो सब मुझे बताएं, और सिविल चीजें वो भी मुझे बताएं। यानी कि
सिविल, डिफेंस और क्या बोलते हैं आपको, रेवेन्यू, ये सब तीनों चीजें बतानी। लेकिन कोई प्रॉपर चैनल था नहीं। अगर कोई रिपोर्ट जाती थी, पड़ी रहती थी पार्लियामेंट में, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा था। तो क्यों ना सोचा गया इसमें, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश राजशाही ने ये सोचा कि हम अपनी अब दखल अंदाजी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर कंपनी के अंदर घुसते हैं। तो एक नई टर्म आपको मिलेगी, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। एक नई टर्म आपको मिलेगी जो होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, एक बोर्ड है, बोर्ड मतलब कुछ लोग हैं, ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे उसको हम आगे समझेंगे। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहां है यूके में, वो सीधे तरीके से घुसती है कंपनी के अंदर। अब कंपनी के अंदर कैसे घुसी? अब देखिए, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, जो कंपनी के सर्वोपरि हैं, जो 24 मेंबर की एक टीम है, जो सारी चीजें देख रही है, पूरी कंपनी चला रही है। अभी तक जो 73 में था वो केवल गाइडलाइंस थी, केवल अभी सरकार घुसी नहीं थी कंपनी के अंदर। अब वो घुसने का प्रयास कर रही है। कैसे घुसेगी? तो एक 6 मेंबर्स की एक टीम बनाई गई, जिनको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो कैसे कंट्रोल करेंगे? अब जो दो मसले आप हमेशा रखते रहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीजें अलग अलग कर दी गई, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल चीजें अलग अलग कर दी गई। ठीक, कॉमर्शियल चीजों के लिए जो पहले से जो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो पहले से ही काम कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नया बनाया गया, वो पॉलिटिकल चीजें संभालेगा। अब सरकार का, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे अपना एक इंटरेस्ट जाग रहा है। और पहली बार इसी एक्ट में बोला ब्रिटिश ने, कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार इस एक्ट में बोला कि जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं, जो पोजेशन एरिया है, जहां जहां पे कंपनी का पोजेशन है, वो अब ब्रिटिश पोजेशन माना जाएगा। अब ब्रिटिश पोजेशन क्या है? मतलब ये जो एरिया है, ये प्रॉपर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर है। अभी तक वहां मानने को तैयार नहीं थे कि ये ब्रिटिश एम्पायर, तब तो बोलते थे केवल कंपनी है, कंपनी लड़ाइयां लड़ रही है, कंपनी रेवेन्यू कर रही है, प्राइवेट कंपनी है। अब ये केवल प्राइवेट कंपनी कहने को थी। अब यहाँ पे कंट्रोल हो चुका था वहां की पार्लियामेंट का, वहां की राजशाही का। तो दो चीजें देखिए अलग अलग की गई। एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और एक पहले से जो एग्जिस्टिंग था, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि वो कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो व्यापार कर रही है, तो उनसे बोला कि आप व्यापारिक काम देखें, आप ट्रेडिंग देखें, आप कॉमर्शियल चीजें देखें, पॉलिटिकल चीजें अब हम लोग देखेंगे। हम लोग कैसे देखेंगे? तो नियंत्रक बोर्ड के द्वारा देखेंगे। नियंत्रक बोर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं, जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट कौन कर रहा है? वहां की राजशाही अपॉइंट कर रही है सीधे तौर पे, यानी पार्लियामेंट से अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 मेंबर हैं, 6 में से 4 मेंबर हैं जो प्रिवी काउंसिल से आए हैं। एक मेंबर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है? जैसे कि भारत में जो मिनिस्टर होता है, वहां पे उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। यूके में आज भी वही सिस्टम है। यहाँ पे मतलब प्रॉपर वैसा मिनिस्टर नहीं, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोलेंगे, ऐसा करके है। तो एक तो सीधे वो रहा। दूसरा एक और आया, एक और आदमी आ गया है, चांसलर। एक चांसलर था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। इसको मैं कभी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आप नाम याद रखना, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। 4 मेंबर प्रिवी काउंसिल से आए, 4 नंबर प्रिवी काउंसिल से आए, और एक 4 + 1 और +1, एक मेंबर जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, यानी सरकार का सीधा दखल। अब इसमें दो चीजें बहुत साफ हो गई। तीन, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग देख लें। एक तो हम लोग ऐसा पढ़ते रहते हैं कि कॉमर्शियल, वाणिज्यिक या कॉमर्शियल चीजें अलग कर दी गई, और दूसरी थी पॉलिटिकल या राजनैतिक या पॉलिटिकल चीजें अलग कर दी गई। दोनों अलग अलग हो गई। पॉलिटिकल चीजें संभाल रही है सरकार वहां की, सीधे तौर से कैसे संभाल रही है? तो वो जैसा कि मैंने बताया, नियंत्रक बोर्ड जो कंट्रोलर है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उससे संभाल रही है। दोनों चीजें ये अलग हो गई। और तीसरा, ये चौथा पॉइंट जो है, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कहीं से भी फेंक के कहीं पे भी दे देगा। बहुत इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी गहराई को अगर समझें तो लिखा है कंपनी के अधीन क्षेत्र जो यहाँ केवल कंपनी का क्षेत्र था, उसको पिट्स इंडिया में पहली बार ऐसा बोला गया कि ये अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, ब्रिटिश पोजेशन एरिया है, मतलब ये ब्रिटिश का ही एरिया है, उन्होंने पोजेशन लिया है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। नियंत्रण तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है, जब आप अपना कंट्रोलर बिठा देंगे तो यहाँ पर नियंत्रण हो जाएगा। अब वॉरेन हेस्टिंग साहब परेशान थे इस एक्ट से, और 1785 में वो दिन आया जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ से भागे और भाग के पहुंच गए कहाँ पे, यूके में, और वहां पे बोला कि इसका विरोध कर दिया पिट्स इंडिया एक्ट का, और वहां पे पहुंच गए। इसके बाद में क्या मैं बताने वाला था, इसके बाद में हुआ ये, जब ये वहां पहुंचे तो एक पीछे की कहानी थोड़ी सी ये है कि जो इनकी काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जो 4 मेंबर्स की टीम थी। अब एक चीज हाँ नहीं और भी हुई, मैं इसको और बता देता हूँ। जो 4 मेंबर्स की गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसको अब कम कर दिया गया 3 मेंबर में। रिजल्ट वही रहा, वीटो राइट गवर्नर जनरल को नहीं दिए गए इस एक्ट में, जिसकी डिमांड गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पहले से ही कर रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसको बहुत लंबा टाइम पीरियड बीत गया, लगभग 11 साल का, 73 से लेके 84 आ गया, और मांग करता रहा, इसको वो दिया नहीं गया। एक चीज। दूसरी चीज, इसके ऊपर जो आरोप लगाए थे, इसकी काउंसिल ने ही आरोप लगाए थे, काउंसिल के कुछ मेंबर ने, फ्रांसिस का भी नाम उसमें आता है, और भी 2 लोग थे, 2 लोग तो पहले मर गए थे, बाकी इन्होंने एक वो लगाए इस पे आरोप। बाकी नंद कुमार का जो आरोप था कि उसकी जुडिशियल किलिंग की जा रही है, ये बाद में उसको जुडिशियल किलिंग का बोला गया। सर एलिजा इम्पे वॉरेन हेस्टिंग के परम मित्र थे, दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा नंद कुमार के अगेंस्ट। षड्यंत्र ये था, इसने दीवानी में घपला किया है और गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। एक नंद कुमार के अगेंस्ट एक इंडियन ही खड़ा कर दिया गया, उससे वो चलाया गया, 7 दिन तक वो इंक्वायरी चली, जुडिशियल इंक्वायरी, और उसमें गलत तरीके से दोषी पाया गया, हत्या हो गई, मतलब इसको दंड के स्वरूप फांसी दे दी गई, मार दिया गया। बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया। मुद्दा बनने के बाद में 88 में 1788 की बात है, 1788 की बात है, 1788 में महाभियोग चलना चालू होता है, समझे। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि आप बहुत भ्रष्ट रहे हैं, बहुत गलत काम आप करते रहे हैं। लेकिन 95 में जाके वॉरेन हेस्टिंग छूट जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है। आप इन सब चीज़ों के पीछे छोटी छोटी कहानी है, इनसे आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, क्योंकि कई बार चीज़ें याद नहीं होती, इतना सारा है। जब आप पहली बार पढ़ेंगे, केवल पॉइंट से पढ़ेंगे, किसी पीडीएफ से, किसी कोचिंग से, बहुत सारा मटेरियल है, वहाँ पे सब सीधे सीधे आपको बोल देंगे, आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। मैं उन परेशानियों से थोड़ा दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप जाके, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन हो, या एसएससी का क्वेश्चन हो, या किसी अन्य सर्विसेज के क्वेश्चन हो, अन्य एग्जाम के क्वेश्चन हो, आप आराम से बैठ के लगाए जाके, मतलब क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी जब पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ये खत्म होगी तो मैं सारे क्वेश्चन एक दिन एक लेक्चर में बैठ के कराऊंगा, जैसा कि मैंने लिख रखा है, और मैं वो बिल्कुल कराऊंगा जैसा कि मैंने लिख रखा है। और मेरा उद्देश्य से ये है कि एक समग्र तैयारी हो सके, आपको केवल पॉइंट प्रीलिम्स का नहीं रहे। प्रीलिम्स तो इससे 100% कहीं से जाना ही नहीं है, किसी भी तौर से नहीं जाना है। मेंस में जब आपको इतनी कहानी पता होती है, पूरी हिस्ट्री पता होती है, मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ इसमें, एनसीईआरटी भी है पीछे से, लक्ष्मीकांत भी है, लक्ष्मीकांत में भी इतनी बैकग्राउंड की चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, हालांकि बहुत बहुत अच्छी बुक है वो। और इसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें जो ल्यूसेंट की हैं वो भी मैं उठा के दे रहा हूँ। पीछे से मैं लिस्टिंग भी एक आपको करके दूंगा, मतलब ये सीरीज ऐसी होने वाली है कि इसके अतिरिक्त आपको कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खूब सारे मतलब क्वेश्चंस लगाएं, और एक एनसीईआरटी के साथ में, मतलब एक लक्ष्मीकांत को एक अपनी टेक्स्ट बुक के तरीके से यूज करें, उसको बार बार पढ़ें, नोट्स बनाएं, नोट्स बहुत शॉर्ट बनाएं, जैसे मैंने पॉइंट में लिखा है इससे भी ज्यादा शॉर्ट कर देंगे। मैं अपना कभी नोट्स दिखाऊंगा आपको, एक पेज में मतलब 7 या 8 चैप्टर खत्म कर देता हूं मैं। आप इतनी बार जब पढ़ेंगे तो आपको केवल वो पॉइंट पढ़ना होगा, उससे चीजें आपको रिकॉल हो जाए। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक दोबारा से छाप रहे हैं, समझे, तो पब्लिशर हाउस के पास में चले जाओ, वहां से तो नई बुक बन जाएगी, कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा हालांकि। तो आगे की कहानी ये है
कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आने वाला है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अपनी शर्त है। एक चीज मैं अपनी जो बताना भूल गया, उस शर्त में जो ये 3 मेंबर हैं यहाँ पे, इसमें एक है कमांडर एंड चीफ। कमांडर एंड चीफ जो पावर अपने हाथ में रखता है, कमांडर है यहाँ पे, सेनापति है। ये सेनापति की पावर हमेशा गवर्नर जनरल चाहता था कि उसको मिल जाए, और वो हालांकि अभी तक मिल नहीं सकी। कॉर्नवालिस से जब जब ये भाग के चले गए वहां से ब्रिटिश, तो कॉर्नवालिस से कहा गया कि अब आप जाओ, आप वहां संभालो जाके, गवर्नर जनरल बंगाल बनो। कॉर्नवालिस माना नहीं। कॉर्नवालिस वही है जिसकी समाधि बनी हुई है गाजीपुर में। और कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। एक तो मुझे वीटो राइट चाहिए, और दूसरा मुझे कमांडर इन चीफ जो है उसका पद भी मुझे ही चाहिए। अगर ये 2 शर्तें मानते हो तो फिर मैं आता हूँ। देखेंगे आगे की स्लाइड में, अगले लेक्चर में। मैं बहुत ही बड़े तरीके से इसको कवर कर रहा हूँ, चीजें छूटे ना, इसलिए मैं चाहता तो इसको 7 मिनट में तीनों खत्म कर सकता था, और लोग खत्म करते भी हैं। मैंने कोशिश की मैं बहुत शॉर्ट कर सकूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। हालांकि हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर एक बार आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आवश्यकता भी नहीं रहेगी दोबारा पढ़ने की। दूसरी चीज है कि अगर आपको समझ में आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हो सकता है बहुत कुछ बदलाव आपको दे दे, सीधे सीधे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, करूँगा भी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अर्निंग के सोर्सेज की तरफ से इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ वो आपको मिल रहा है तो बहुत कंक्रीट है। आपको 2.5 लाख रुपए लोग प्रीलिम्स की फीस देते हैं, मेंस की बड़ी बड़ी कोचिंग में नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं होता वहाँ पे, सब वही है, अधिनियम की परिभाषा बताते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देख ही चुके हैं। एक नंबर आप नोट डाउन कर लें, 8821059556। ये हमारे संस्थान का नंबर है, और इस पे आप फालतू के मैसेज मत भेजें। ज़रूरत की चीज़ें अगर हैं कोई तो भेजेंगे। इस पे मेरा उद्देश्य है कि ठीक ठाक लोग हो जाएंगे तो एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हम प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डालेंगे, और उन पे डिस्कशन भी होगा प्रॉपर। जूम से भी हम लोग, मतलब आगे का प्लान है, मैं अभी उसको डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए। आगे के लेक्चर में मिलेंगे। मैं अगले लेक्चर में हो सकता है मैं कंप्लीट कर दूं भारत की आज़ादी तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसके बाद मैं और चीज़ों पे आऊँगा, और बहुत ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।